विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट जारी की गई जून 2025 में और इस रिपोर्ट में भारत की आर्थिक समृद्धि दर का जो अनुमान है वो पहले के अनुमान की तुलना में कम बताया गया। पहले ये अनुमान 6.7% का था, जिसको घटाकर इसमें 6.3% बताया गया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो विकास दर है, समृद्धि दर है, उसकी अगर बात करें तो ये अनुमान पहले 6.7% था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी भारत को अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। अब मुख्य बात यह है कि इस बात को हमको समझना जरूरी है कि इस कटौती के मायने क्या हैं और इस कटौती के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की आर्थिक भविष्यवाणी का ये निहितार्थ क्या है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन फोकस के आज की इस वीडियो में इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो विषय क्या है? तो भारत की संभावित जो समृद्धि दर है उस पर विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उस पर ही हमारी चर्चा केंद्रित होगी, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि आरबीआई के द्वारा भी अभी जो समृद्धि दर भारत की बताई गई है उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। अब वो रिपोर्ट 6 जून को आई थी, उसमें कुछ और आंकड़े बताए गए थे और इस रिपोर्ट के आंकड़े थोड़े से अलग हैं। अब दोनों के आंकड़े अलग क्यों हैं, इस बात को भी जानेंगे और दोनों की तुलना भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो खबर हमारी यही है कि वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट जो जारी की गई है उसके बाद के जो आंकड़े हैं और आरबीआई के आंकड़े हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों के क्या निहितार्थ है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करें समृद्धि दर की। समृद्धि दर क्या है? तो आप जीडीपी का नाम सुने ही होंगे। जीडीपी को ही दरअसल जब उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, ये क्या होता है? तो किसी भी एक देश की कुल आर्थिक गतिविधियों की ये एक माप होती है। यानी कि किसी भी देश में अगर उसमें एक वर्ष में कितने वहां पर गुड्स और सेवाएं, सर्विसेज, यानी कि वहां पर जो भी उस देश में एक साल में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उसका मौद्रिक मूल्य निकालने के बाद इसकी माप की जाती है और उसी के आधार पर यह तय होता है कि एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, कितनी अर्थव्यवस्था ने प्रगति की है। इसी आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था की माप अभी आरबीआई के द्वारा जो आंकड़े थे और साथ साथ विश्व बैंक के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसकी तुलना भी करेंगे। दोनों के कारणों को भी हम समझेंगे। वित्तीय वर्ष को भी समझना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ही होता है कि उसकी गणना की जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस आधार पर अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात हो रही है तो इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की बात हम कर रहे हैं। अब इसी समय का यह अनुमान जारी किया गया है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। पहले यह अनुमान 6.7% था, अब यह घटकर 6.3% हो गया है। अब ये जो कटौती आपको दिख रही है 0.4% की ये कटौती है और चूंकि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में अभी भी अगर देखा जाए तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश, यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी अभी भी बना हुआ है। तो रिपोर्ट के सबसे पहले प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बात फाइनेंशियल ईयर 2026 की हो रही है, यानी कि आपको बताया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की बात हो रही है। इसी के लिए जो जीडीपी की जो वृद्धि दर है अब 6.3% अनुमानित है, जो पहले 6.7% अनुमानित थी। यानी कि इसमें कटौती कितनी हुई है, रिडक्शन कितना हुआ है? तो 0.4% का रिडक्शन है। इस रिडक्शन के कारण है, क्या कारण है? तो एक तो देखिए, जो वैश्विक व्यापार है कहीं ना कहीं वो भी आज ग्लोबल टाइम है। हर देश एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों पर इसका व्यापार आधारित है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक व्यापार में अगर सुस्ती है तो उसका भी असर यहां पर भी दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि भारत के जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, जिनके साथ भारत के ज्यादातर ट्रेड होते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो आप बात करें यूरोपियन यूनियन की, यहां पर जो डिमांड है वो कम हुआ है। अब भारत में अगर कोई फैक्ट्री लगी है, इस फैक्ट्री से सप्लाई कहां जा रही है? एक यूएस में अगर जा रही है, यूरोपियन यूनियन में जा रही है, और दोनों जगह ही अगर डिमांड कम हो गया तो इसका मतलब कि भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ज्यादा सामान बना रहे थे तो अब हम कम सामान बनाएंगे क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ बात आती है इन्वेस्टमेंट की। किसी भी देश के ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है और निवेश अगर प्रभावित होगा, निवेश में अनिश्चितता की स्थिति होगी, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव इस ग्रोथ रेट पर दिखाई देगा। इसीलिए इन परिस्थितियों का आकलन करते हुए, वैश्विक रूप से जो परिस्थितियां होती हैं उसका आकलन करते हुए वर्ल्ड बैंक ने ये संभावित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कि 0.4% की अपने पहले की जो भविष्यवाणी थी उसमें कटौती यहां पर दिखाई आपको दे रही है।
अब फाइनेंशियल ईयर 27-28 की अगर बात करें, यानी 26 से लेकर 28 की जो समयावधि होगी, उसमें जो समृद्धि दर होती है वो औसतन 6.6 अनुमानित है। इसका यह मतलब है कि जो सेवा क्षेत्र है कहीं ना कहीं आर्थिक गति को बनाए रखने में मदद करेगा, क्योंकि अभी भी अगर भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिस्ट में है, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए भारत का सेवा क्षेत्र बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि सेवा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है भारत का जो कि इसको हमेशा अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि चाहे भले ही इंडस्ट्री हमारे धीमे हो जाए, लेकिन जो सेवा क्षेत्र के हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो गया, चाहे कंसल्टिंग हो गया, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि जीडीपी पे पॉजिटिव प्रभाव दिखाई देता है। औद्योगिक उत्पादन जरूर धीमा हुआ है, कृषि और सेवा क्षेत्र लेकिन अभी भी स्टेबल बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज्यादा जो जीडीपी में गिरावट नहीं है। समृद्धि दर में कटौती का कारण क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो देखिए, निर्यात में एक तो गिरावट हुआ है, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है, उसके लिए विभिन्न परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मांग कम हुई है। जब अंतर्राष्ट्रीय मांग कम होगी तो जाहिर तौर पर हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो कम होगा। व्यापार में संरक्षणवाद, यानी कि जो प्रोटेक्शनिज्म है, संरक्षणवाद क्या होता है, तो अपने देश के व्यापार को, अपने देश के प्रोडक्ट्स को संरक्षित करने के लिए, उनकी डिमांड को सृजित करने के लिए क्या किया जाता है। अब देखिए, बाहर से आपके देश में अगर कोई सामान बन रहा है और 5 रुपए का यह सामान बिक रहा है, और 5 रुपए में ही बाहर का थोड़ा और गुणवत्ता वाला सामान अगर आपको मिलेगा, तो जाहिर तौर पर आप बाहर के सामान को खरीदना प्रीफर करेंगे, यूएस के ब्रांड को खरीदना आप प्रीफर करेंगे। इसके कई कारण होते हैं, लेकिन वही आप स्वदेश में बनी हुई 5 रुपए की चीज अमूमन नहीं खरीदते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जो बाहर से आने वाली चीज है, अगर 5 रुपए की चीज हमने 25 रुपए की कर दी, तो ये महंगा हो गया। तो आम जो ग्राहक है वो क्या करेगा, वो स्वदेश में बनी हुई जो सस्ती चीज है उसको खरीदेगा। तो इस तरह से इसको संरक्षणवाद हम कहते हैं, यानी अपने देश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके संरक्षण के लिए बाहर से आने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। जैसा कि अभी अमेरिका का जो टैरिफ वार था वो जग जाहिर है, आप सभी को पता है कि विभिन्न जो देश हैं उनके ऊपर उसने काफी बड़ी मात्रा में टैरिफ लगा दिया था, जिससे कि उसकी ये मंशा थी कि वो अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को संरक्षित करे। तो ये संरक्षणवाद होता है। वैश्विक नीति में जो अनिश्चितता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो पॉलिसीज हैं उसमें अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से भी ये प्रभावित हुआ है। अब देखिए, दुनिया भर में आर्थिक नीतियां अस्थिर बनी हुई हैं। जैसे अमेरिका ने देखे आपकी ब्याज दरें उसने लगातार बढ़ा दी, टैरिफ बढ़ा दिया किसी देश के ऊपर बहुत ज्यादा, चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। चीन में जो मंदी का दौर है उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव है, और यूरोप में जो युद्ध हो रहे हैं, तनाव है आपस में, उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब पॉलिसी लेवल पे अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर ब्याज दर अचानक बढ़ जाए, चुनाव होने वाला है, युद्ध हो, तो ये एक अनिश्चितकालीन परिस्थितियां मानी जाती हैं जिसकी वजह से प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा निवेशकों में भय का माहौल हो जाता है। कोई भी इन्वेस्टर, अगर दो देशों के बीच में युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है, और उसी समय कोई बाहर की कंपनी भारत में, कश्मीर में ही मान लीजिए कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं है, तो ऐसी दशा में ये इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रभावित होगा। तो निवेशकों में एक भय का वातावरण होगा। विशेष तौर पर जो भारत जैसे देश हैं, यहां पर अगर बात करें तो जब बड़े विकसित देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, पॉलिसी लेवल पर वहां पर अनिश्चितता की स्थिति होती है, तो भारत जैसे देश भी प्रभावित होते हैं। यह भी एक कारण है। इसके अलावा निवेश में सुस्ती, यानी कि जब निवेश कम होता है तो नौकरियों का उत्पादन, रोजगार का सृजन भी नहीं होता है। तो निवेश कहीं ना कहीं, इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है। उसके विभिन्न कारण ये जो पीछे बताए गए हैं वो भी कारण है। तो जिससे क्या हुआ है कि नौकरियों का सृजन भी प्रभावित हुआ है, उद्योग भी नहीं उस तरीके से ग्रोथ किए हैं, जिसकी वजह से अब जाहिर सी बात है कि अगर नौकरियों का सृजन नहीं होगा तो हमारी क्रय शक्ति, चीजों को खरीदने की शक्ति क्या होगी, प्रभावित होगी। जब हम चीजों को खरीद नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं उद्योग भी प्रभावित होगा। तो प्रोडक्शन, डिमांड नहीं होगी चीजों की, तो खरीदेंगे नहीं। अगर कोई यहाँ पर शोरूम में व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है तो वो चीज खरीदेंगे कैसे। तो ये चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं पड़ता है। अब देखिए, भारत और विश्व दोनों की अगर हम तुलना करें यहाँ पर, तो देखिए दोनों को यहाँ पर एक नजर आप तुलनात्मक रूप से देखें कि समृद्धि दर भारत की और विश्व की, उसकी तुलना जब करते हैं हम, तो फाइनेंशियल ईयर 26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 की बात की जा रही है। इसमें अनुमान किया गया है कि भारत की जो समृद्धि दर होगी, जीडीपी में जो वृद्धि दर होगी, वो कितनी होगी, 6.3% होगी। जबकि वैश्विक स्तर पर जब वर्ल्ड बैंक कह रहा है
कि ये 2.3% मात्र होगी। यानी कि अगर वैश्विक स्तर से हम कंपेयर कर रहे हैं तो भारत की स्थिति अभी भी काफी बेहतर दिखाई दे रही है। जबकि पहले ये अनुमान क्या था, पहले के अनुमान से जब तुलना करते हैं तो इसमें 0.4% की गिरावट दिखाई दे रही है। भारत के लिए 6.7% ये अनुमान था, जबकि वैश्विक स्तर पर भी ये अनुमान 2.7 था, तो यहां भी आपको 0.4% की गिरावट दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या है, देखिए यहां पर कटौती का कारण क्या है। एक तो भारत के अगर लिहाज से देखेंगे तो भारत का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो प्रभावित हुआ है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट आई है, ये मुख्य कारण है। और वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो व्यापारिक तनाव, चाहे वो टैरिफ वार रहा हो या फिर नीतियों में अनिश्चितता या पॉलिसी के लेवल पर जो भी अनसर्टेनिटी की कंडीशन बनी हुई थी, वो थी। इसके अलावा अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए क्या भविष्यवाणी है, तो भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि 6.6% रहने का अनुमान है 27-28 तक, और वैश्विक स्तर पर यह थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो दुनिया में अभी भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और वहीं वैश्विक वृद्धि की बात करें तो 2008 के बाद सबसे कम लेवल आपको दिखाई दे रहा है 2.3% का। 2008 की जो मंदी थी उसके बाद ये सबसे लोअर लेवल दुनिया में दिखाई दे रही है वैश्विक स्तर पर, जो है समृद्धि की, जीडीपी में वृद्धि की। अब इसका निहितार्थ क्या है? निहितार्थ ये है कि भारत के लिए अभी भी एक अवसर है, क्योंकि भारत अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के रूप में विश्व में अपना स्थान बनाया हुआ है। लेकिन चुनौतियां भी हैं कि इस चीज को बरकरार भारत कैसे रखे, तो उसके लिए आगे की राह क्या हो सकती है उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल आरबीआई और विश्व बैंक, इन दोनों के अनुमानों की एक तुलना पर भी एक नजर यहां डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपना जो अनुमान दिया था उसमें बताया था 6.5%, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो समृद्धि दर का अनुमान आरबीआई ने बताया था वो बताया था 6.5%, जबकि वर्ल्ड बैंक कितना बता रहा है? 6.3%। अब इन दोनों में अंतर क्यों है? दोनों में अंतर इसलिए है क्योंकि जो आरबीआई वो घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान जारी करता है, जबकि अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान जारी करता है। अब इस लिहाज से आप देखेंगे 6 जून 2025 को आरबीआई ने कहा था कि आर्थिक गतिविधियां अभी भी मजबूत हैं, जबकि विश्व बैंक क्या करता है? वर्ल्ड लेवल पर जो जोखिम की कंडीशन है, जो पॉलिसी में अनसर्टेनिटी है, यानी कि जो अनिश्चितता है, उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुमान जारी किया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर अभी भी आप देखेंगे तो विभिन्न देशों के बीच में, चाहे वो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन की आप उदाहरण के तौर पर देख लें, या अन्य देशों के हाल ही में अभी पहले भारत पाक के बीच में भी जो संबंधों में तनाव दिखाई दिया, या इजराइल गाजा में जो चल ही रहा है, तो आरबीआई, ये इस लिहाज से हम कहें कि आरबीआई जहां एक तरफ घरेलू परिस्थितियों को देखता है और उसके हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वहीं पर घरेलू दृष्टिकोण से सोचता है, जबकि विश्व बैंक क्या करता है? वैश्विक रुझानों पर ध्यान देता है। इसीलिए दोनों के आंकड़ों में यह अंतर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों परिस्थितियों के हिसाब से। अब सवाल उठता है कि इसमें भारत के लिहाज से आगे की राह क्या हो सकती है? अगर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के रूप में बना हुआ है तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे भी कैसे बना रह सकता है? तो देखिए, इसमें सबसे प्रमुख योगदान निभा सकता है भारत का जो सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र हमारा स्ट्रेंथ है, और सेवा क्षेत्र को हम और ज्यादा मजबूत करेंगे तो ये हमारी जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो बनी रहेगी। क्योंकि इंडस्ट्री भले धीमे हो जाए, अगर कंपनियां डिजिटल सेवाएं दे रही हैं या कंसल्टिंग का काम कर रही हैं या बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है, ये लगातार अगर अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं तो जीडीपी को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते हैं। तो भारत में सेवा क्षेत्र को मजबूत करना एक प्रमुख रूप से एक कारगर उपाय हो सकता है, चाहे इसमें आईटी कंपनीज हो, टेलीकॉम हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन सेवा हो, विदेशी मुद्रा भी और रोजगार भी, दोनों ही इसके माध्यम से मिलता है। मान लीजिए कहीं पर आपने होटल सर्विस आप दे रहे हैं, होटल की सेवा दे रहे हैं, वहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं, ठहरते हैं, तो इससे क्या होता है? रोजगार का सृजन तो होता है, विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। तो इस लिहाज से सर्विस सेक्टर जो है हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको हमको आगे बचा के इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा यह है कि घरेलू निवेश को भी बढ़ाना होगा। घरेलू निवेश बढ़ाने के लिए अब जैसे आरबीआई ने क्या किया, ब्याज दरें भी घटा दी ताकि लोग सस्ता कर्ज ले सके और घरेलू निवेश बढ़े, घरेलू स्तर पर भी लोग इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी कंडीशन में जब लोग केवल क्या ब्याज दरों को सस्ता कर देने से ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? अगर वैश्विक माहौल अस्थिर होगा तो क्या उससे ये चीजें प्रभावित नहीं होंगी? तो इसका जवाब आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल घरेलू निवेश को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हो, चाहे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लेवल पर हो, या स्टार्टअप्स के लेवल पर हो, हर चीज को इनको प्रोत्साहन देना होगा। जैसा कि भी हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों को सस्ता करके एक तरह से कर्ज को सस्ता किया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश कर सके। अगर इसमें निवेश बढ़ाने में भारत सफल होता है तो निस्संदेह हम आगे और बेहतर करेंगे और इसको और ऊंचाई तक ले जाएंगे।
इसके अलावा कृषि और ग्रामीण मांग को स्थिर रखना, यानी कृषि में जहां एक तरफ हम वृद्धि करें, वहीं पर जो डिमांड है कृषि की, यानी कि जो खपत है चीजों की, उसको हम स्थिर अगर रखने में सक्षम रहे तो भी हम सफल होंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन यानी कृषि पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अच्छी फसल से ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि ग्रामीण आय भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं वो हमारे जीडीपी के लिए सहायक होगी, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत यानी कि हम विदेशी आपूर्ति पर हमारी निर्भरता कम से कम होगी, तो हमारे लिए, हमारे जीडीपी में वृद्धि के लिए और साथ साथ हमारे जो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के रूप में जो जाने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से, उसमें यह सहायक होगा। इसके अलावा नीतिगत स्थिरता यानी कि पॉलिसी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर कहीं भी पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं होती है तो वहां पर चीजें अर्थव्यवस्था के लिहाज से नेगेटिव होती हैं। जैसे मान लीजिए लगातार ब्याज दरें अगर बदल रही हैं, या किसी देश में अस्थिर सरकार है, लगातार चुनाव हो रहे हैं, तो उससे पॉलिसी में एक लंबी पॉलिसी नहीं बन पाती है, उस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। या कोई देश लगातार युद्ध में अगर लिप्त होता है तो उससे भी उस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, अनिश्चितता की स्थिति बनी होती है। व्यापार को लेकर लगातार कहीं अगर विवाद होते रहते हैं तो उससे भी असर पड़ता है। तो इसीलिए जो पॉलिसी में स्टेबिलिटी है वो जरूरी होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जीडीपी को प्रभावित करती है। लंबे समय तक स्थिर सरकार, इसके अलावा स्थिर, साफ सुथरी, सरल पॉलिसी जीडीपी में वृद्धि में सहायक होती है। इसीलिए स्पष्ट, सरल और दीर्घकालिक जो नीतियां होती हैं वो क्या करती हैं, निवेशकों को आकर्षित करती हैं, और जब निवेश बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, कहीं ना कहीं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। तो ये आगे की राह हो सकती थी। अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, उससे पहले आपको बता दें ISDS फाउंडेशन इंदौर में 23 जून से शाम 6 बजे से नए बैच का प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल आप कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपकी जिम्मेदारी है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जनवरी 2025 में वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? विकल्प आपके सामने है, 6.9, 6.3, 6.5 या 6.7%। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।